औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बज़्म रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान रौसना यूसुफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप सबको रमज़ान की 10वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी सना बहुत बहुत मुबारक। इसके साथ ही हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं आज CEO हैं सेविंग होम मार्ट के, समाजी रहनुमा भी हैं और इसके अलावा जैसे कि लोग चाहते हैं कि हमारे बाहर बिज़नेस हो और हम बाहर जाएं, बाहर रहें, लेकिन इनका बाहर बिज़नेस होते हुए भी ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इकबाल अडवाणी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इकबाल भाई? बस आपकी दुआएं। हमारे साथ दूसरी जानिब जो मौजूद है, इनका भी बाहर बिजनेस है, बाहर बिजनेस होते हुए भी जो है इन्होंने पाकिस्तान में बिजनेस किया, फिर सियासत भी कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनीला अंसारी साहिबा हैं, जो डिप्टी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हैं, वुमेन विंग पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? माशाल्लाह से बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो रमज़ान है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कल रात तक तो खैर थी। अच्छा, और अभी ज़्यादा खैर है, आगे ज़्यादा खैर है, अभी ज़्यादा खैर अच्छा है। हमारे साथ इन्हीं के साथ मौजूद हैं इकरा साहिबा, जो कि हमारे साथ रोज़ाना मौजूद होती हैं, नातखा भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, औरंगी टाउन में बहुत काम कर रही हैं और इनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। अच्छा, बढ़ेंगे हम नात की जानिब। इकरा, क्या सुना रही हैं हमें जी? कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी मैं मुझ खता की किस्मत, मैं इस करम के कहा था काबिल, हुजूर की पैदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बढ़ेंगे अनीला साहिबा की जानिब। अच्छा अनीला साहिबा, ये कल जो अफ़गानिस्तान का मुहिम हो गया, तो उसके ऊपर जैसे कि कल उन्होंने हमला किया और फिर पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया, उसके ऊपर आप क्या राय देना चाहेंगे? बिल्कुल, वो किसी गलत फहमी में मुब्तला थे। वही तो कह रहा हूँ मैं, मुहिम बिल्कुल जो है वो, और उनके साथ जो उनके कोलैबोरेटर्स हैं जो उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे लोग गलत फहमी में थे। और पाकिस्तानी फ़ौज का एक ही स्लोगन है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और आप हमारे रिप्लाई का जो है ना वो इंतज़ार करें। और जब पाकिस्तान की फ़ौज अपना रिप्लाई देती है तो वो सारी दुनिया देखती है, उसको मानती है, और उसी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की जो है वो एक इमेज बिल्डिंग होती है, जो हम देख रहे हैं कि मई से लेके अब तक जो है वो पाकिस्तान का इंटरनेशनली कितना इमेज जो है वो ऊपर गया है। हमारे जब मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव आउट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं तो उनके इज़्ज़त मर्तबे में इजाफा हुआ है। फिर देखा कि सऊदीया के साथ जो है वो पाकिस्तान का जो है वो डिफेंस पैक हुआ कि वो जो है मक्का मदीना की हिफाजत, और अरब ममालिक के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है तो वो पाकिस्तान उसको पीछे मदद के लिए पाकिस्तानी फ़ौज खड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउड पाकिस्तानी हैं, हमारी फ़ौज माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। और जब हम लोग बहुत अमन व अमान की फ़िज़ा में सहरी कर रहे थे और हमारी फ़ौज जो है वो सरहदों पे लड़ रही थी, पता ही नहीं था वो रात में कोई ये 3 बजे के करीब जो है वो ये सारा कुछ पता चलना शुरू हुआ। तो हमारी जो फ़ौज है उसकी वजह से हम सब बहुत पुरसुकून नींद सोते हैं, और जब वो मार्का करके और उनको जवाब देके आ जाती है तो फिर जो है वो आवाम को पता चलता है कि वो सेफ हैंड्स में है। तो अफ़गानिस्तान का तो देखें, ये एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, उनको पाकिस्तान ने जो है वो रखा,
जगह दी, उनके बिजनेसेस हैं वो सेकंड सिटीज़न पाकिस्तान के बने, पर उनके दिल में जो है वो पाकिस्तान के लिए जो चीज़ थी वो कल बुग्ज़ है, वो कल सामने। और काफ़ी वो एक सीरीज़ है जो तालिबानाइजेशन है वो अब से नहीं है, काफ़ी वक्त से है, जिसमें मेरा ख्याल है तकरीबन 2 सदियाँ 20 साल तो एटलीस्ट हो चुके हैं। पर अब उनके लिए ये एक लेसन बहुत काफ़ी है कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आँख से नहीं देख सकता। अच्छा इकबाल भाई, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आप इसके ऊपर क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के पास चॉइस ही नहीं है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जंग करनी ही पड़ेगी एनी हाउ, और इन्होंने की है, सही किया है, क्योंकि जितने भी आप मुआहदे कर लो तालिबान रिजीम से फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो उस पर खड़े नहीं रहते, मुकर जाते हैं। और मुझे लगता है पाकिस्तान ने सही किया, और पाकिस्तान को और आगे जाके करना पड़ेगा, ख़त्म नहीं करनी चाहिए अभी ये जंग, एक एक चीज़ सब तबाह करनी पड़ेगी। उनके जहाँ से ठिकाने हैं, जहाँ से वो सुसाइडर बम्बर को ट्रेन करके वहाँ से भेजा जा रहा है, उन सबको हमको डैमेज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है पाकिस्तान ने यही सोचा है, और हो सकता है पाकिस्तान अगर एयरफोर्स ज़्यादा बमबारी करेगी तो मुझे लगता है इनकी रिजीम चेंज हो जाएगी, और रिजीम चेंज हो जाती तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा अफगानिस्तान, जो सूरत हाल चल रही है। और पाकिस्तान को यही करना चाहिए, और पाकिस्तान ने काफ़ी देर लगा दी, बहुत पहले करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम काफ़ी है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, उस पर सबसे पहले तवज्जो देनी पड़ेगी। जब तक हमारे इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो हम कहीं भी जाके मूव कर सकते हैं। दूसरा, हम डिपेंडेंट है दूसरों मुल्कों के ऊपर, उनकी इमदाद के ऊपर। जब उनका इंटरफेरेंस आ जाता है तो पाकिस्तान पीछे हट जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया की वॉर के अंदर भी और अभी भी जो इंटरनेशनली जो प्रेशर आ रहा है उसको ले नहीं रहा, जिसकी वजह से इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा हर उस जगह पे। कि देखिए, अब एक चीज़ मान लें, दुनिया में माइट इज़ राइट वाली बात है, ये इखलाक विखलाक कुछ भी नहीं है। अब जिस तरह अमेरिका कर रहा है, जिस तरह इसराइल कर रहा है, इखलाकियत कहाँ है, कहाँ यूएनओ है, कौन सा दुनिया का इदारा बाकी बचा है जिनकी वो बात सुनते नहीं सुनते ना। तो हमको भी अपने मुल्क के बारे में सोचना है, अपने मुल्क के लिए जहाँ अच्छा हो वो कर दें, किसी की इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करें, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व होंगे, अदरवाइज हम लोग प्रॉब्लम में रहेंगे। मतलब कल जो हुआ वो बहुत बेहतरीन, ये कंटिन्यू होना चाहिए, वहाँ ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको आखिरी हद तक जाना चाहिए। यूँ नहीं कि किसी बाहर के मुल्क का प्रेशर आ जाए और पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात करने चले जाए, फिर 4-6 महीने बाद यही रिजल्ट आएगा। जब तक आप इसको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी 100%, क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। उन्होंने तो ज़िंदगी में लड़ाई के अलावा कुछ देखा नहीं है ना। 50 साल से इनके यहाँ जंगी हो रही है। अब 50 साल के आदमी जो भी हैं, 50-60 साल, उन्होंने इनके अलावा कुछ देखा ही नहीं है। उनका तो काम ही है ये लड़ना मरना, ना इनके पास सही कोई तालीमी निज़ाम है, औरतों को इन्होंने ताला लगा के बंद किया हुआ है, तो इनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इनको तो बस यही आता है और यही करेंगे। आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, जो पाकिस्तान ने दिखाई है इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सही। अच्छा अनिला साहिबा, आप क्योंकि समाजी रहनुमा भी हैं, सियासत तो करती हैं आप, लेकिन समाजी रहनुमा भी हैं, तो अभी आप रमज़ान में क्या क्या वर्क कर रही हैं? रमज़ान में जो है वो डिफरेंट, क्योंकि कराची वो पाकिस्तान का शहर है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है। जी, और ख़ास तौर पे रमज़ान पूरे साल ही कराची में हो रही होती है, पर रमज़ान में जो है वो हर कोई फोकस होता है, अपनी ज़कात भी जो है वो लोग निकाल रहे होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्फनेजेस हैं जिनके साथ हम जो है वो काम करते हैं, बच्चों के लिए जो है, फिर जुवेनाइल प्रिजनर के लिए भी काम कर रहे हैं, जेल्स के अंदर भी काम करते हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो सोशली हो रही होती हैं, राशन ड्राइव भी हो रही होती हैं, बेवा औरतों की मदद, और सबसे ज़्यादा जो रमज़ान में फोकस होते हैं वो यतीम बच्चों के लिए, जो ऑर्फनेजेस में उनके साथ जाके रोज़ा खोलना, उनके लिए अफ्तारी का अरेंज करना, और फिर उनके लिए ईद की ख़रीदारी, सारी चीज़ें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वो बच्चों के लिए जो है बड़ी एक मीनिंगफुल सी जो है वो चीज़ होती है। सही। तो आप सिर्फ कराची में ही करते हैं या कराची से बाहर भी करते हैं? कराची में मेनली फोकस कराची है, और कराची में जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी, अब मैं भी उनके साथ जो हूँ वो पिछले 3 साल से वो एसोसिएटेड हूँ, तो अब उन्होंने उसमें मुझे चीफ पैट्रन भी बनाया है। तो उसमें तकरीबन कोई 120+ हैंड पम्प्स, समर पम्प्स जो हैं वो लगाए गए, जो रिमोट एरियाज़ हैं कराची के, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट आ जाता है, उसके अंदर जो है वो न्यू लियारी है और शाबे गोट, डिफरेंट जो है वो गोट सरजानी के, जहाँ पे डोर स्टेप पे पानी है ही नहीं, तो उनके जो है वो मुख्तलिफ मोहल्लों में जो है वो
पानी के हैंड पंप्स और समर पंप लगाए गए हैं, जिसमें मसाजिद भी हैं, स्कूल्स भी हैं, तो काफी लोग जो हैं वो उससे बेनिफिट हो रहे हैं। इंतखाब बेग साहब जो मिर्जा इंतखाब भाई साहब जो हैं, आप बिल्कुल 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 सही, वो हमारे बड़े भाइयों जैसे हैं और वो भी हर प्रोग्राम में मेरे आते हैं, तो इसी तवज्जुह से आपको भी इनवाइट कर देते हैं। भाई मिर्ज़ा साहब कब आ रहे हैं आप प्रोग्राम में? अच्छा इकबाल भाई, आप ये बताइए कि आप भी सोशल वर्कर हैं, आप बिजनेसमैन तो हैं, इसके अलावा आप सोशल वर्कर भी हैं और सस्ते बाज़ार भी आप लगा रहे होते हैं और भी बहुत सारे इस तरह के काम कर रहे होते हैं, तो इस रमज़ान क्या एक्टिविटीज़ हैं? इस रमज़ान में भी हमने इसी तरह काम किया जिस तरह हमने पिछले साल किया था। जी जी। कि आपको पता है कि फूड स्टफ यानी खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं, पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है जिसमें रमज़ान में प्राइजें बढ़ जाती हैं। जी 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 जी। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में कम होती है, हमारे यहाँ बढ़ाई दी जाती है। जी। तो हमने यही सोचा है कि जो फूड स्टफ, जो बेसिक नीड की जो चीज़ें हैं, उनको हम 50% 60% डिस्काउंट में सेल करें। अभी 2 दिन पहले हमने एक कैंप लगाया था जिसमें चिकन वगैरह का था 250 रुपये 200 रुपये किलो। मेरे ख्याल से कल भी करने जा रहे हैं और कल भी हमारा एक कैंप है और एक मंडे को भी है। जी जी। तो वो इसी तरह कैंप है कि 200 रुपये केजी हम लोग चिकन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर अलग अलग इलाकों में जान मतलब अभी तो मेरे ख्याल से 600 रुपये किलो है शायद, और 550 500 डिस्काउंट हम लोग 200 में रखेंगे। 200 कभी 200 कभी 250, इससे 2 दिन। अच्छा, इसमें ये होगा कि एक बंदा सिर्फ 1 किलो या 2 किलो ऐसा होगा या फिर जो जितना चाहे एक बंदा 1 किलो, यूं तो फिर एक ही बंदा सब ले जाएगा। जी जी। तो एक बंदा 1 किलो, उसको हमको मॉनिटर करने में ज़रा तकलीफ रहती है कि चेक करें कि कोई डबल नहीं है, बस यही मेहनत है। और 200 की केजी हम देंगे और इसी तरह हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के कैंप लगाते रहेंगे। तो किन किन इलाकों में लगाते हैं अभी? हर इलाके में जहाँ हमको मतलब जहाँ से रिक्वायरमेंट आएगी। अभी हमने 2 दिन पहले खारादार में लगाया था, अभी कल हमारा लग रहा है जमशेद रोड पे, हो सकता है कुछ दिन बाद नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, हर तरह। तो ये पहले लोगों को पता होता है कि यहाँ क्या हम लोग मार्केटिंग करते हैं। देखिए पहले लोगों को किस तरह आज बताया जाता है, आज बताने का एक ही तरीका है, या तो फेसबुक, व्हाट्सअप या जो भी हमारे पास है जो सोशल मीडिया, उसके जरिए हम लोग अपने पोस्टर चलाते रहते हैं। जी जी जी। और पता चल ही जाता है, क्योंकि अगर हम, मुझे लगता है जितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा भी करें तो भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब पता चल ही गया, तभी इतने लोग होते हैं, लोग आ जाते हैं। और मार्केटिंग इसी तरह हो सकती है, यानी एडवर्टाइजमेंट, कि आप फेसबुक के जरिए या व्हाट्सअप के जरिए आप सब तक पैगाम पहुंचा दें। अच्छा, उन इलाकों में। आप जो है सेविंग मार्ट होम के जो है CEO हैं, तो उसके हवाले से भी आप कोई वहाँ पे डिस्काउंट देते हैं रमज़ान में? नहीं, उसके हिसाब से यूँ कि मैं अलग से राशन डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ जी, जी, जी। अपने बलबूते पे काफ़ी जगह पे। जी जी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, पाकिस्तान में आप कुछ भी कर लें उसके नेगेटिव चीज़ें बहुत साथ में आ जाती हैं। जी जी। अगर मिसाल लो, हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिल्कुल फ्री के अंदर, जी जी। तो आपकी चीज़ें मार्केट में बिक रही होती हैं। अब मैंने किसी को राशन दे दिया, उसने किसी को दे दिया, वो डिस्काउंट में मेरी आइटम मेरे स्टिकर लगे हुए वहाँ बिक रहा है। तो ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत होती हैं कि आप अगर राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कोई 4 पीस ले गया, कोई ज़्यादा ले गया, जिसके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, चले वो तो गरीब आदमी हो सकता है। इसी तरह से हो रहा है, लोग अलग अलग जगहों से जमा करके और उसको सेल कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन चले वो तो कोई गरीब आदमी है, चले उसकी नीड कुछ और भी होगी तो उसने बेच दिया। लेने वाले भी समझ में नहीं आते, दुकानदार ले लेते हैं, फिर दुकानदार बेचते हैं। कम में मिलता है ना उनको, बैठे बिठाए। तो मतलब तो कम से कम कहीं तो सोचना चाहिए। और नहीं, फिर उनके साथ प्रॉब्लम भी बता दें, अजीब बात है ना। अब वो बेच भी रहे होते हैं, डिस्काउंट में भी ले रहे होते हैं, हर गलत काम कर रहे होते हैं, अजान होती है, नमाज की तरफ भागते भी हैं। तो इतना डबल स्टैंडर्ड डैमेज कर देता है सोसाइटी को, लोगों को, दुनिया के अंदर के किस किस्म के लोग हैं। हर वक्त अल्लाह की बात करेंगे, हर वक्त इस्लाम की बात करेंगे, हर वक्त अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और जब प्रैक्टिकली उनको देखें तो वो काम कर रहे होते जो कोई गलत बातें करने वाला भी नहीं करता। तो उससे जो हमारी सोसाइटी की इमेज काफ़ी डैमेज हो रही है। तो जिससे जो बंदा काम करना चाहता है या जो कुछ देना चाह रहा है वो पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ सब हर कोई बंदा कहीं भी कुछ अच्छे काम करने जा रहा है, चलें उसका रिजल्ट तो देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन सामने कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जिससे वो हिचकिचाते हैं, फिर वो मदद करने के लिए इतने आगे नहीं आते। सही से। आप भी कुछ कहना चाह रही थी इस बात पे? मैं ये कहना चाह रही थी कि अब जो एक ट्रेंड आया है कि वो जो स्ट्रीट पे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो खाना देती हैं, अब सहरी का जो एहतमाम देख रहे हैं, उसमें मैं ये भी देख रही थी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसमें आप ड्रग एडिक्ट्स या दूसरे, तो वो भी उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। कि जो असल लोग हैं, सफ़ेद पोश जो हमारा एक तबका है, जो बिल्कुल वो तो वहाँ जाएंगे भी नहीं, और वो महंगाई की वजह से ख़त्म होता जा रहा है। या तो एलीट क्लास रह गई है या वेरी लोअर पुअर क्लास रह गई है। जो बीच का मिडिल क्लास और सफ़ेद पोश थे तो वो बेचारे बिल्कुल
साइड पे हो गए। तो इस तरह की उसमें भी मुझे लगता है कि जो इतने वो मैं देख रही थी, मैंने कहा मैं भी उस शहरी को विजिट करके आऊँ जिसमें वो कहते हैं शुतुरमुर्ग भी है और ये भी हो रहा है, बड़ी लेविश सी शहरी है और उसकी बड़ी प्रमोशन भी हो रही है। तो उसके बजाय अगर आप लोगों को रोज़गार दें, उनको रोज़गार के ज़रिए दें कि भाई ये हम आपको दे रहे हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हुए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रोजगार के हवाले से ही मेरे ख्याल से वो लोग काम कर रहे हैं, फूड पापा शायद उनका कुछ है, वो उस हिसाब से वो मुझे लगता है सिर्फ रमज़ान में नज़र आता है, पूरे साल तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा होता। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं और उनकी इतनी सोशल मीडिया के ऊपर अप्रोच भी नहीं है, पर यही है कि जो लोग जिन्हें बेनिफिट लेना चाहिए है वो उधर नहीं है और जो फॉर ग्रांटेड उस बेनिफिट को ले रहे हैं वो हर जगह अवेलेबल है। सही सही सही। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जी शाहरुख जी, हम बढ़ेंगे इकबाल भाई की जानिब। अच्छा इकबाल भाई, आपके जो है वो पाकिस्तान में भी सेविंग होम मार्ट हैं और इसके अलावा भी मेरे ख्याल से बाहर मुल्क में भी हैं, तो उसके बारे में बताएंगे आप? बाहर मुल्क से मुराद यानी यूएई में मेरा बिज़नेस है, सऊदी अरब में है, ओमान में है, फिर आप अफ्रीका में है, अजरबैजान बाकू में है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुल्कों में डिपार्टमेंट स्टोर है मेरे। जी जी जी। तो आप ज़्यादातर वो बाहर मुमालिक वाले देख रहे होते हैं या फिर यहाँ देख रहे होते हैं आप? मैं ज़्यादा बाहर ही देखना पड़ता है। मेरी हेड ऑफिस एक्चुअल दुबई में है, तो मुझे वहाँ ज़्यादा बैठता हूँ क्योंकि वो एक ऐसी जगह है कि दुबई में अगर आप बैठे हो तो आप समझो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हो। सही। आप हर लिहाज से आपने पाकिस्तान में भी माशाल्लाह इतना बेहतरीन, अनिल साहिबा मैं इनके ऑफिस गया तो इकबाल भाई ने मुझे दिखाया कि एक कमरे में उन्होंने बहुत सारी एलईडीज लगाई हुई जिसमें वो सारे जितने भी उनके दुनिया के अंदर जितने भी मार्ट चल रहे हैं उसको वॉच कर रहे होते हैं वहाँ से बैठकर। तो ये बड़ा खूबसूरत उन्होंने मुझे दिखाया कि वो ओमान, मस्कत और दुबई, सब जगह जहाँ जहाँ इनके मार्ट हैं वो सब वहीं से बैठ के देख रहे होते हैं ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान से लोग जो है ये भेजते हैं आगे, पहले यहाँ पर काम करवा के उनको देखते हैं, अगर वो ठीक लोग हैं तो उनको प्रमोट करते हैं और ये बाहर भी भेजते हैं। इकबाल भाई ऐसा ही है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में मैन पावर सस्ती है, देखिए ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और यहाँ पर $100 में आदमी मिल जाता है। तो जब आप $100 में आदमी को अगर ट्रेन करेंगे आप यहाँ पर, और फिर आपके मुल्क के लोग भी हैं कि एक भी एडवांटेज भी हो जाता है, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप उनको संभाल भी सकते हैं, यानी किसी भी किस्म फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कराची के बंदों के हवाले से कह रहा हूँ। तो यहाँ मैं बंदों को ट्रेन करता हूँ ज़्यादातर और फिर उनको फिर बाहर भेज देता हूँ। और जो बंदा, जो भी लड़का, जो भी यानी समझे आप, जो $100 में इतनी मेहनत से काम कर रहा हो, तो अगर आप उसको $400 दे देंगे बाहर तो वो टिक जाता है। तो एक एडवांटेज है मुझे इसका। पाकिस्तान में मैन पावर बहुत है, यूथ बहुत है और लोग यहाँ पर अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा है कि जो बाहर जाके जितना अच्छा डिलीवर कर रहा है वो यहाँ पर आकर बिगड़ जाता है। यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं, समझ नहीं, हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ, यानी जो मैंने देखा है कि यहाँ पे अगर जो 19-20 भी लड़के होते हैं बाहर जाके बिल्कुल डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तो मुझे काफ़ी एडवांटेज है यहाँ की मार्केट का। बाकी आपने कहा जो स्क्रीनें लगा रखी हैं, तो स्क्रीन लगाने का मतलब ये है कि अगर मैं इसी तरह का काम, अगर स्क्रीन लगा कर मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं, अगर मैं कैमरे पे मॉनिटरिंग करूं अगर दुबई में बैठ के, तो उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही ये यहाँ पर काम करते हैं तो समझे 25% का काम, 25% हो जाता है काम। ₹100 अगर वहाँ खर्चा है तो यहाँ ₹25 में वो काम हो सकता है। तो मैं काफ़ी काम यहाँ पर इसी तरह ले रहा हूँ। अकाउंट वाइज कितने बंदे यहाँ बैठाए हैं पाकिस्तान में जो अकाउंट को देखना है। आज तो दौर चेंज हो गया ना, अब तो ऑनलाइन सब हो गया है। अब आप यूएई में चले जाएं, वहाँ जितनी बड़ी बड़ी एयरलाइन हैं उनका जो मेन सिस्टम चल रहा होता है इंडिया से चल रहा होता है, या किसी ऐसे मुल्क में जहाँ लेबर या जहाँ लेबर कम होती है। तो मेरे पास पाकिस्तान ऑप्शन है अच्छा, तो मैं पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें करता हूँ, तो मुझे काफ़ी एडवांटेज, मुझे एक्सपेंस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, बाहर से अगर आपको रखने होते हैं लोग तो वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। एक बंदा समझे कि अगर आप मिनिमम मॉनिटरिंग करने के लिए बंदा बैठा होता है $2000 का, तो $2000 के हो गए पाकिस्तानी ₹1.5 लाख। इसमें तो यहाँ 6 लड़के आ जाते हैं। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, आपने भी बाहर बिजनेस किया है, तो आपको बाहर बिजनेस करने में ज़्यादा अच्छा लगा है या यहाँ पाकिस्तान में? पाकिस्तान, देखिए हमारी रूट्स तो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से ही है। जी। पाकिस्तान से ही हम दूसरी जगहों पे जो है वो कनेक्टेड, जी, हमारा कनेक्शन बनता है, बिल्कुल है, पर वहाँ पे भी मसाइल होते हैं जी। और मैंने जो मसाइल फेस किए वो ये किए कि वहाँ पे हम पाकिस्तान के लिए तो कहते हैं कि यहाँ के लोग ईमानदार नहीं होते, और ये पर वहाँ पे भी मैंने बहुत ये चीज़ नोट करी, ईमानदारी का वहाँ पे भी फुकदान है, अपनी बात से हट जाने का भी है, और जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है उसका भी एक जो है वो बड़ा
मसला है कि आप एतमाद तो कर लें और वहाँ पे कारोबार भी करें, पर बाद में वहाँ जो आपको लोग मिलते हैं वो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है वहाँ के हवाले से कि बहुत ज़्यादा वहाँ भी हम कहते हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ या सऊदीया या दुबई की एक एक्सेप्शनल केस है। मैं अगर सऊदीया के हिसाब से बात करूँ तो मैंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी। अच्छा, आपने सऊदीया में बिजनेस किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्र के हवाले से करती थी? जी, होटल्स के अंदर काफ़ी किया। तो जो मेन कंपनी के ओनर्स हैं वो तो बिल्कुल ऑनेस्ट अप टू मार्क है। वो जो मिडिल मैन और जो बीच में आपके लोग आ जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो बहुत मसाइल पैदा होते हैं और उसके लिए फिर आपको बार बार वहाँ भाग के जाना पड़ता है। तो वहाँ पे भी हमने प्रॉब्लम, मतलब इस तरह के लोग सब जगह पाए जाते हैं। पाकिस्तान बेकार में बदनाम है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरह बताया उन्होंने कि वेजेस यहाँ के कम है, हमारे यहाँ देखिए सऊदीया में एक वक्त था कि पाकिस्तानी ही वहाँ की सारी सीमेंट फैक्ट्रीज में जितनी भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम था, अपना जो है वो खाने काबा के अंदर बिन लादान के तहत सारे पाकिस्तानी ही काम उसके अंदर करते थे, क्योंकि वो मिनिमम सैलरीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब ये हुआ है कि जो अदर कंट्रीज हैं वो उनसे ज्यादा लेस उस पे आ गए, तो वो दूसरे ममालिक में मैंने देखा कि पाकिस्तान के मुकाबले में दूसरे लोग हैं। पर ये कि जो लेबर तबका है वो चाहे दुबई हो, ओमान हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कुवैत ने तो अभी खोला है काफी 18 साल के बाद, तो चाहे सऊदीया हो, वहाँ पे पाकिस्तानियों को वेजेस भी कम मिलते हैं और अब पाकिस्तानियों के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है दूसरे ममालिक के लोगों को जो उनसे भी कम सैलरीज लेके जो है वो काम कर रहे होते हैं। सही। अच्छा इकबाल भाई, ये बताइए कि जैसे कि आप जो राशन तकसीम कर रहे होते हैं और भी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो ये कौन से अपने पैसों में से, ज़कात में से कर रहे होते हैं या फिर कोई दूसरे माल में से? नहीं, देखें, जो मैं पब्लिक में आके जो भी काम कर रहा हूँ, जिसको मीडिया कवरेज मिलती है, उसमें ज़कात के पैसे यूज़ नहीं करते हम लोग। ज़कात के पैसे में अलग तरीके से जो पता है आपको कहाँ कहाँ देने हैं वो अलग होती है। बाकी जब मैं ये जो कैंप वगैरह लगाता हूँ इसमें सब वाइट पैसे होते हैं, जो मेडिकल कैंप लगाता हूँ, क्योंकि ये ओपन जगह पे होती है। आप इसमें कैसे तफरी कर सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अब ज़कात तो ऐसा है कि आप सिर्फ मुस्लिम को दे सकते हैं, ये भी है, और बाकी हर कोई मुस्तक है तो उसको आप इतना एक्सपोज। अच्छा, सैयद ज़ादे अगर आपके पास आ जाते हैं, सैयद अगर ऐसा होता है तो फिर उनको उनकी हेल्प तो ओपन, इसमें तो ज़कात का पैसा ही नहीं है, इसमें तो कोई भी आ सकता है ना। इसीलिए तो मैंने कहा कि जो कैंप वगैरह हमारे जितने भी लगते हैं उसमें ज़कात नहीं, वाइट मनी होती है और हर कोई आ सकता है इसमें। ओपन जितना भी आपको नजर आता है राशन डिस्ट्रीब्यूट आप ओपनली कर रहे हैं तो उसमें ज़कात का पैसा, मुझे लगता है, मेरी अपनी राय है कि ज़कात का पैसा इस तरह नहीं बांटना चाहिए। वो उस तरह बांटना चाहिए कि जिसको पहुंच रहा हो उसका फेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक हमारी सोसाइटी अजीब है। क्या अगर आप उनके फेज दे देते हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो फैमिली आ जाती है कि उसने ज़कात ली तो उनके बच्चों के रिश्तों में उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि उसने आज ज़कात ली, हो सकता है कल नहीं ले, लेकिन वो जो लग जाती है स्टेम उससे वो निकल नहीं पाते। तो इसलिए मुझे लगता है ज़कात का पैसा हम लोग कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करें वो इस तरह करें कि सामने वाले की आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए। मेरी अपनी राय है, इसलिए मैं जो ओपन कर रहा हूँ उसमें ज़कात नहीं है। सही। अच्छा अनिला अंसारी साहबा, ये बताइए कि सफ़ेद पोश को आजकल, जैसे कि अभी आपने बोला था कि सफ़ेद पोश बिल्कुल ही समझे कि ज़मीन से लग गए हैं, बिल्कुल नज़र ही नहीं आते और वो आगे भी नहीं निकलते, वो मांग भी नहीं सकते, तो उनको किस तरह से ढूंढा जाए? वेलफेयर उसको किस तरह से ढूंढें, उनकी किस तरह से हेल्प करें? देखिए उसमें भी एक ये कि अल्लाह ताला जब किसी के हाथों से किसी के लिए कुछ करवा रहे होते हैं तो वो बंदा खुद उन तक पहुंच जाता है। तो ऐसे काफ़ी सफ़ेद पोश लोग हैं, फैमिलीज़ हैं। देखिए उनमें सबसे जो अहम चीज़ है, कंपोनेंट, वो है उनका तालीम याफ्ता होना और उनका तालीम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होना। तो जब जिनके पास तालीम होती है तो उनके पास समझ, बूझ, शऊर होती है, अपने हुकूक के बारे में पता होता है, पर कभी ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं कि उन्हें कुछ मदद लोगों से लेनी पड़ जाती है। तो उसका भी एक क्राइटेरिया, जिस तरह मज़हब ने जो है वो ज़कात का क्राइटेरिया हमारे मज़हब ने दिया हुआ, इसी तरह मुझे लगता है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो बिल्कुल हमारे साथ राब्ते में हैं। तकरीबन 25 ईयर्स मुझे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस में हो गए, तो उनमें हम डिफरेंट तरीके से उनकी मदद करते हैं। रमज़ान में तो कर रहे हैं, उसके अलावा उनकी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर दिए, किसी के एजुकेशन का कर दिया, किसी की बच्ची का कर दिया, किसी का अगर हेल्थ सेक्टर में उनको ज़रूरत है तो उनको बिल्कुल खामोशी से जो है वो दिया जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि इनकी मदद हुई। और ऐसे तकरीबन कोई 600 केसेस हैं जिन पे जो है वो हमने काम किया
और आज वो माशाल्लाह से उसमें से कुछ बच्चियां और बच्चे ऐसे हैं जो 18 ग्रेड की नौकरी पे भी हैं, कोई डॉक्टर है और जो है मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज खुद मुख्तार हो चुके हैं वो लोग, खुद मुख्तार, क्योंकि जो आपकी सेल्फ इंडिपेंडेंस है ना, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और औरत की जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है वो सबसे ज्यादा हमारे माशरे में अहमियत रखती है। जब औरत जो है चाहे वो घर में जो है वो मुस्तहकम हो, चाहे वो बाहर जाए, उसका मुस्तहकम होना जरूरी है। सही सही सही। अच्छा इकबाल भाई, आपने अज़रबैजान में अभी कदम रखा है, तो वहाँ आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए? हाँ, अच्छे वहाँ भी काम है, काफ़ी है, लेकिन वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी अच्छी मार्केट है आज की। मतलब जैसे सब वक्त गुजरता जा रहा है, बिजनेस भी चेंज हो रहा है। इसी तरह कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें लेकिन उसका अब रिजल्ट नहीं आएगा, वो गोल्ड बन चुके हैं। यानी कितने मुल्क ऐसे हैं जो बड़ा नाम है लेकिन गोल्ड बन चुके हैं। यानी आप एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, गोल्ड ही रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली वहीं करनी चाहिए, मट्टी आपने हाथ में ली तो कुछ बना। तो ये अज़रबैजान हो गए और काफ़ी इस तरह के मुल्क जितने भी वहाँ पर हैं, जो ताजिकिस्तान और इस तरह के जो मुल्क हैं जहाँ से पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहे हैं, मतलब डील भी हो रही है, उन मुल्कों में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस की। और ऐसे मुल्क हैं जो जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उन्हीं मुल्कों में जहाँ दुनिया भाग रही है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप वहाँ जाओगे फेल हो जाओगे, क्योंकि पूरी दुनिया पहुँच गई है। उन मुल्कों में जाओ जहाँ कम इन्वेस्टर हैं, कम नई मार्केट है, उभरती हुई मार्केट है। अज़रबैजान काफ़ी उभरती हुई मार्केट है, मुझे लगता है आगे इसका फ्यूचर है, क्योंकि टूरिज्म को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, टैक्स कम कर दिए हैं। तो वहाँ आपने मार्ट खोल लिया है अभी? वहाँ पे दूसरे काम भी है प्रॉपर्टी के अलावा, जैसे यानी आपने होटल ले ली किराए पे, जो टूरिस्ट आते हैं इनको दे दिए, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है बाकू में। और काफ़ी उसके इर्द गिर्द जितने भी, और फिर सबसे बड़ी बात उस मुल्क का मैं आपको बताऊँ कि उसको बॉर्डर बहुत मुल्क लगती हैं। तुर्की की बॉर्डर है तो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है वहाँ से, रशियन बॉर्डर है, ईरान की बॉर्डर है, आर्मीनिया की बॉर्डर है, इतनी सारी बॉर्डर है लग रही है उसको। तो आप अंदाज़ा लगा ले, जॉर्जिया की बॉर्डर, तो वहाँ से री एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है माल। चाइना की कंपनियाँ काफ़ी इन्वेस्ट कर रही हैं। मुझे लगता है फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। और इसी तरह के जो काफ़ी मुल्क हैं जो नए नए आ रहे हैं, तो अच्छी मार्केट है, वहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो पाकिस्तान में आप जो लड़के हैं उनको क्या मशवरा देंगे कि उन्हें जॉब करनी चाहिए, बिजनेस की तरफ आना चाहिए? देखिए, जॉब का एक्चुअल फ्यूचर नहीं है, पहले आप ये दिमाग में रख लें, उसका फ्यूचर नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो जॉब कर रहा है उसके घर का भी खर्चा चला रहा है, उसको सब कुछ देख रहा है, वो रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है। सिंपल सी बात है कि मैं जॉब छोड़ूंगा, बिजनेस में नाकाम होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, यही सोच है ज़्यादातर लोगों की। सही है ना। लेकिन इसका एक हल है कि आपकी जो भी सोच है, जिस तरह की भी थिंकिंग है कि मुझे ये वाला बिजनेस करना चाहिए, ये वाला बिजनेस करना चाहिए, तो अब उसी कंपनी में, उसी से सिमिलर कंपनी जिसमें आपकी सोच है, उसमें आप 2-3 साल जॉब कर लें उस कंपनी में। जब आप 2-3 साल जॉब करेंगे उसी कंपनी में जो बिजनेस आपने करना है, फिर जब आप बिजनेस में आएंगे तो आप फेल नहीं होंगे, आपका एक दिन भी खराब नहीं होगा, क्योंकि आप सब सीख चुके हो वही बिजनेस किस तरह हो रहा है, फिर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो कामयाब हो जाएगा। तो मैं कहूँगा हर किसी को बिजनेस करना चाहिए, लेकिन बिजनेस करने का तरीका ये होना चाहिए कि जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो उस कंपनी में भले कम सैलरी पे आप जॉब कर लें और वहाँ से आप सीख के फिर अपना बिजनेस करें, कभी नाकाम नहीं होंगे। यही एक तरीका है। बाकी अगर किसी की प्रॉब्लम्स हैं, घर चलाना है, तो जॉब एक दिन भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लोगों की सोच है कि हम नौकरी करें बस। नहीं, तो उसकी वजह ये है ना, उसका मतलब वो बाद में उसी तरह। देखिए, एक कामयाब बिजनेसमैन मैं हूँ, सही, मैं अगर कामयाब बिजनेसमैन हूँ कोई भी है, तो वो कभी भी अपने अच्छे एम्प्लॉय को जाने नहीं देगा, पूरी जिंदगी उसी खरीद लेगा ना। आपकी मुझे मार्केट में आपको 1 लाख सैलरी मिलेगी, अभी तो आपने मशवरा दे दिया उनको कि भाई जॉब ना करो, आप अपना हाँ 3 साल पहले मेरे पास भी छोड़ के चले जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन यही एक सही तरीका है कि जॉब का फ्यूचर ही नहीं। जब वो 45-50 साल का होगा तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं। जॉब खत्म हो गई फिर कहाँ जाएगा, उसको कोई रखेगा नहीं। अगर वही बिजनेस करके उस एज में पहुंचेगा तो वो सर्वाइव कर रहा होगा ना। तो अगर 40 आपको जॉब मिल गई 45-50 साल में, उसने आपको निकाल दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है अब, तो मुझे लगता है 40-45 साल वाले को जॉब देनी ही नहीं चाहिए। मेरी अपनी सोच है, एक बिजनेसमैन की सोच है, क्योंकि उसमें बेचारे में होता कुछ नहीं है ना, वो आज की टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होता है ना, उसको तरक्की करनी होती है। तो एक बिजनेसमैन के लिए तो वो बोझ बनता जा रहा है। वजह बताऊं क्यों? कि जब वो 45-40-50 साल का हो जाता है तो वो सर्वाइव की सोच होती है उसकी, कि मुझे सर्वाइव करना है, मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जब आप एक 20-22 साल के बच्चे को रखते हैं तो उसको तरक्की की सोच होती है। सही। तो जिसकी तरक्की की सोच होगी वही आपकी कंपनी को ऊपर लाएगा, और जो खुद सर्वाइव का सोच रहा है
तो वो कंपनी के ऊपर कैसे लाएगा? सही। तो जो भी बिजनेसमैन समझ रखता होगा वो बड़ी उम्र के लोगों को निकाल देगा। तो फ्यूचर जॉब का है ही नहीं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 22 साल के हो 3 साल ऐसी जगह जॉब करो, या 25 साल के हो तो 3 साल ऐसी जगह जॉब करो। जो बिजनेस करना है फिर इसमें आ जाओ, नहीं तो 45-50 साल में वही होगा जो मैंने आपको बताया। सही। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे थे आप बज़्म रमज़ान और बात हो रही थी इकबाल भाई से। बढ़ेंगे अनिला साहिबा की जानिब। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है उसके हवाले से कुछ बताएं कि वो कार्ड के ऊपर काम अभी भी हो रहा है या बंद कर दिया गया है? बिल्कुल हो रहा है, और अब तो जो है वो उसमें आप समझे कि एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर हो रहा है। पहले ये होता था कि ख़वातीन को जो है वो कार्ड से जो है वो एक सर्टेन अमाउंट आता था, एक तो वो अमाउंट का वो भी बड़ा है, फिगर बड़ा है। अब उसमें उन्होंने एक और जो अब चीज़ें की हैं कि अब बच्चियों को स्कूल जाने के लिए, अब जैसे एक मदर है उसको बेनज़ीर इनकम कार्ड के तहत जो है खातून को पैसे मिल रहे हैं, तो अगर वो अपनी बच्ची को स्कूल भेजेगी तो हर बच्ची के 2000 रुपये उसके पैसों में मंथली लग कर आएंगे उसकी स्कूल की फ़ीस। और अगर वो अपने बेटे को स्कूल भेजेगी तो उसमें 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसके अंदर जो है वो लग कर आएंगे। उसके अलावा जो बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल का जो आपने बताया स्कूल की फीस के 2000 रुपये अलग से दिए जा रहे हैं, तो उसको वो किस तरह से पता लगेगा? वो खातून जो है जो माँ है, क्योंकि देखिए 29 लाख खवातीन है ऑल ओवर पाकिस्तान जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड हैं, और इसमें जो है अभी न्यू रजिस्ट्रेशन भी जो है वो जस्ट स्टार्ट हुई हैं। तो जब एक खातून का लाइक अगर मैं हूँ तो मेरे बच्चे हैं तो मेरा डेटा हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। सही। तो हम उसमें फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है आपकी बच्ची अगर स्कूल जा रही है तो हम आपको ये अमाउंट देंगे, और हर मंथ फिर उनके पैसों में वो अमाउंट और वो जो है डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरह बच्चों की फ़ीस का भी, और जो शीर ख्वार बच्चे होते हैं उसके लिए 1000 रुपीज़ पर मंथ उनके दूध की मद में जो है वो दिया जाता है। और जो डिफरेंट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे वो ख़वातीन जाके जो यूज़ साशे होते हैं वो देके भी जो है वो न्यू साशे भी बच्चों के दिए जाते हैं उसके अंदर। और अभी जो है इसमें स्किल डेवलपमेंट का जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी इसमें जो है वो न्यू प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं। और जब एक खातून, मेरी अपनी खुद जो अराउंड सराउंड की ख़वातीन है, ज़रूरी नहीं है कि उनका ताल्लुक़ कराची या सिंध से हो, ज़्यादातर ख़वातीन का ताल्लुक़ पंजाब से है, तो वो बड़ा खुशी जब उनके अकाउंट में 14,000 रुपये और उससे ज़्यादा, और अभी ईद के ऊपर तो उन्होंने रमज़ान में बढ़ा के दिए हैं, तो वो बड़ा उनके लिए एक खुशी का उस वक्त जो है वो लेवल होता है। बिल्कुल। और बड़ा वो खुद को इंडिपेंडेंट जो है वो ख्याल करती हैं कि हाँ इतने वक्त बाद मेरे ये पैसे आने। और बहुत सी ख़वातीन ने उससे जो है वो छोटे छोटे कारोबार भी स्टार्ट किए। तो अब रिवॉल्विंग फंड भी जो सिंध गवर्नमेंट का वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें ख़वातीन के लिए पहले तो जेल के लिए जो है जो जेल में प्रिजनर्स थी उनके लिए रिवॉल्विंग फंड था, जिसमें उनकी बेल मनी और श्योरिटी मनी वगैरह जो है और फ्री लीगल एड दी जाती थी। अब जो है वो ख़वातीन के लिए स्मॉल लोन्स जो हैं यंग लड़कियां हों, और उसमें एक स्पेसिफाई एज ब्रैकेट कर दिया है कि उनको जो है अपना छोटा बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है वो लोन्स दिए जाएंगे, जो एक रिवॉल्विंग फंड होगा और मार्कअप फ्री होगा। तो ये भी जो है वो एक अच्छा खुश आइंदा जो है। पीपल्स पार्टी वैसे तो बहुत सारे जगह काम कर रही है, स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इतनी फीसें लेते हैं, और फिर उसके बाद भी उनके जो है मैंगो डे, ऑरेंज डे, फुलाना डे, तो ढिमकाना डे, सारे जो है वो डे वो महीने में इतने वसूल कर लेते, तो इनके ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे आप लोग? इस पे देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको मॉनिटर करता है, और जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को कोई एक पॉलिसी दी जाती है और उनको दी गई कि भाई इतने बच्चे जो आप फीस ले रहे हैं 20,000 25,000, ये मैं एक आपको कम बता रही हूँ, 50,000। आपने कहा कि 2,000 रुपए वो आपके जा रहे हैं, तो वो 2,000 रुपए तो फीस जाएगी नहीं। देखिए ये ज्यादातर जो है वो हमारे रिमोट एरियाज में जहाँ पे स्कूल की फीसेस जो है वो वहाँ भी मेरे ख्याल से 1500 से 1600 तक है। तो अब ये जो प्राइवेट स्कूल्स को ये भी कहा गया कि आप जो है अगर आप 10 बच्चे फ्री कर दें या उनकी फीस कम कर दें तो वो कहते हैं मैं ना मानूं, तो प्राइवेट स्कूल्स को भी जो है एक्शन लिया जाए ना बिल्कुल, और जो है बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे पे जो है वो और रेगुलर बेसिस पे जो है उनको मॉनिटर करना चाहिए और उनको इस चीज़ के लिए बाउंड करना चाहिए। एक तो जो फीसेज हैं और फिर जो आप डेज कह रहे हैं कि वो बेचारा एक जो आदमी है जिसकी अगर तनख्वाह आप समझे मिनिमम हमारे यहाँ जो है वो 40,000 से स्टार्ट और 25,000 तो बिल्कुल ही आप जो है वो चौकीदार लेवल और उस पर,
तो एक बंदा कैसे अपने बच्चों की, एक तो Afford ही फीस नहीं कर अफोर्ड सकता करना वो। मुश्किल है, फिर ये जो डिफरेंट डेज आ रहे होते हैं एक्टिविटीज, और अब तो वो डिफरेंट जगहों पे टूर्स कराते टूर्स हैं, करवाते कभी 2000 कभी फीस 3000। अगर वो अफोर्ड कर भी ले तो हर थोड़े दिन में जो है वो भाई मैंगो डे के नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं, फिर वो ऑरेंज डे के नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं, फिर वो कलर्स डे के नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं, तो इतने इतने पैसे वो ले लेते हैं और फिर जून जुलाई के पैसे भी वो छोड़ते नहीं है। बिल्कुल, और एडवांस में वो लेते हो, फिर एनुअल फीस भी हर साल तो ली जब जा ये रही सारी होती चीजें है। आपको पता है तो फिर आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे? पीपल्स पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही? काफी दफा जो है वो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इसके ऊपर बात की, तो वो फिर जब डिलेज आ जाते हैं ना, तो वो फिर ब्लैकमेल करते हैं आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जबकि उनको देखें जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ये रियलाइज करना चाहिए कि उनकी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है पीपल्स पार्टी towards the- इतनी बड़ी देखिए, हर जमात है, चीज- ब्लैकमेल हो जाती है। नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, गवर्नमेंट का एक अलग सेटअप है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है उनके अंडर में जो है ये सारी चीजें आती हैं, बेशक वो गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। मेरा ख्याल है कि आपके इस प्रोग्राम के बाद ये सिंध गवर्नमेंट को एक पैगाम जाएगा कि इनके ऊपर और ये क्लिप ज्यादा अलग से सख्ती काट के भेजिएगा। बिल्कुल, कि उन पे और ज्यादा सख्ती की जाए। और बिल्कुल देखिए, पहले हम और आप सख्ती नहीं भी की जाए, बच्चे- उनकी ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं ना आया जाए। आया जाए। देखिए पहले हम और आप भी बच्चे थे, हमने भी अच्छे स्कूल से पढ़ा जी, है, जी। पर ऐसा जो है वो एटमॉस्फेयर, इतनी महंगी एजुकेशन नहीं जी, थी जी। कि अफोर्ड करना जो है वो मुश्किल हो जाए। एक आम आदमी के लिए तो सही। बहुत मुश्किल है। सही 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 सही। इसके अलावा शुक्रिया अदा करेंगे हम अपने स्पॉन्सर्स का। हमारे साथ मौजूद हैं डिलक्स टी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने हमारे मेहमानों के लिए भी तोहफे भेजे हैं जो आप लोग के साथ जाएंगे। इसके अलावा नेल्सन पेंट, रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट की खुसूसियत क्या है? नेल्सन पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जो कि आप कम मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। बढ़ेंगे इकबाल भाई की जानिब। इकबाल भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे नाजरीन को? देखिए, पहले आपने एक सवाल किया था सफ़ेद पोस्ट के हवाले से। जी जी जी। तो देखिए, सफ़ेद पोस्ट तो गली गली में है, ढूंढने की कहाँ ज़रूरत है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। महंगाई इतनी हो गई है तो जिसको देखो एक ही बात कर रहा है, सफ़ेद पोस्ट मिलते नहीं है, मिलते नहीं है। किसको नहीं मिलते? आप अभी यहाँ से नीचे उतरोगे और अपनी गाड़ी तक दाओगे, आपको 10 सफ़ेद पोस्ट मिल जाएंगे। हाँ। ये चौकीदार है, ये छोटी छोटी जॉब कर रहे होते हैं, ये गेट कीपर है जो गेट खोल रहा है, जो दरवाजे पे खड़ा है, ये कौन है? इनके 15 तारीख को सैलरियां खत्म हो जाती है। सही। ये गाड़ियां धो रहे हैं, ये जो फ्रूट की रेडियां कोने कोने पे लगा के बैठे हैं, ये सब तो सफ़ेद पोस्ट है। हमको ढूंढने की ज़रूरत कहाँ है? इनकी मदद करो। कोई करता नहीं है तो ये अलग बात है कि आपको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हर गली में, हर मोहल्ले में आप जाओगे, अभी आधे घंटे के अंदर आपको 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे। अच्छा इकबाल करें भाई, इनकी आप मदद। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो वो आप कोई ना कोई, जैसे पीपल्स पार्टी ने कार्ड निकाला, आप एक अगर कोई कार्ड ऐसा कोई कर दें कि कुछ लोगों के लिए, जितने लोगों के लिए आप कर सकते हैं, जो आपके मार्ट से जो है वो राशन ले सकें या कुछ भी मंथली ऐसा कुछ हो सके। देखिए, प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस मुल्क के अंदर करना जिस तरह आप बात कह रहे हो ना, इतना आसान नहीं है। जी जी। यहाँ पर इतने लोग मिल जाते हैं इन चीज़ों में करप्शन करने के लिए, आप सोच नहीं सकते। मैं अपना एक वाकया सुना दूं। मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, इसके बाद मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। मेरा एक जानने वाला ही था पूरा, उसकी बच्ची की मैंने शादी करवाई, मेरे हिसाब से मैंने करवा दी। जी 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 जी। सही है, ये मुझे आपने बात बताई। नहीं है? अपने आप कह रहे हैं ना, करें हैं तो उसके आदमी कहाँ फंसता है। करवा दी भाई हमारे हिसाब से। 4 साल बाद अचानक उसका एक फ़ोन आया कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। जी तो तदफीन के लिए उस कुछ भी नहीं था, तो उसमें इतना खर्चा भी नहीं था। जी जी। मैंने अपने बंदे को कहा जाके वही कर दे। इसके 2 दिन बाद उसने रोना धोना शुरू कर दिया, उसी लड़की ने। जी। बोला अंकल माफ़ी मांगती हूँ, ये करती हूँ, जो हमने आपके साथ चीटिंग की थी, क्या क्या, ये शादी हुई ही नहीं अभी तक। अच्छा। मैंने कहा हमने तो आपको डायरेक्ट पैसे भी नहीं दिए, हमने तो फर्नीचर की दुकान पे दिए थे। बोला वो भी तो सब मिले हुए होते हैं, 25-30% वो रखते हैं, बाकी अमाउंट हमको मिल जाती है। अल्लाह अकबर। तो आपने कहा ना अभी, जो आपने कहा कार्ड बना देने, ये बना देने, ये सब बन जाते हैं, बाकी ये चीज़ें सही जगह पहुंचती नहीं है। मेरे उसी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, जवाब कि सफ़ेद पोस्ट को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। ढूंढे, उनको बांटते रहें। हर गली में सुबह गाड़ी 5 बजे धो रहा है, जो उससे बात करो, वो बोलेगा मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बच्चों को मैं स्कूल ही नहीं भेज सकता। करें उसकी मदद। आप जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जो दरवाजा खोल रहा है उसकी सैलरी पूछो और उसके घर के हालात पूछ लो, आपके सामने आ जाएगा। हर गली, हर कोने में फ्रूट की रेडियां लेकर कोई किताबें बेच रहा है, वहां पर वो कोने पे बैठ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गाड़ियां, जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पर कराची के अंदर, जो भी जॉब कर रहे हैं,
किसी का घर नहीं चलता, हर आदमी के 20 तारीख को पैसे खत्म हो जाते हैं, तो आपको हर दूसरा आदमी यहाँ सफेद पोस्ट मिलेगा हेल्प करेगा। बिल्कुल। बस तो बहुत यही बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद हमारे साथ मौजूद थे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहीं इख्तिताम को पहुंचा। कल होगी आपसे इसी प्रोग्राम बज़्म रमज़ान में मुलाकात। कहीं देखते रहिए बज़्म रमज़ान। अल्लाह हाफिज़।